रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है 1935 एक्ट, 1935 का एक्ट। बरसग़ीर जनूबी एशिया के अंदर दस्तूर को बाकायदा तौर पर जब नाफिज किया गया तो ये पहला दस्तूर था जो 1935 में ही नाफिज किया गया, और ये दस्तूर 1935 से लेकर 1937 तक इसी तरह चलता रहा। और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के बनने के बाद, क्योंकि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान के पास भी कोई आइन नहीं था, कोई दस्तूर नहीं था, कोई कानून नहीं था, तो जिसकी वजह से फ़ौरी तौर पर मुल्क को चलाने के लिए, उसके निज़ाम को चलाने के लिए एक एक्ट की ज़रूरत थी। तो उस वक्त ही 1935 के एक्ट को, जो कि बेसिकली अंग्रेज़ों ने ही बनाया था बरसग़ीर पाक व हिंद को चलाने के लिए, तो इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की गई और पाकिस्तान के अंदर उसको राइज कर दिया गया। तो उस वक्त जो 1935 में जो एक्ट नाफिज किया गया उसके पस मंज़र क्या थे? बेसिकली हमने जंग आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी के बारे में भी पढ़ लिया था कि उसके बाद बरतानिया का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो गया था बरसग़ीर पर, और हुकूमत बरतानिया ने उसके बाद जो है वो यके बाद दीगरे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो इस्लाहात मुतारफ़ करवाई, जिसमें 1858 में, 1861 में और फिर 1892 में मुख्तलिफ़ एक्ट मुतारफ़ करवाए गए। और फिर 1909 का मिंटो मार्ले इस्लाहात को आपने पढ़ लिया है। फिर 1919 में भी एक इस्लाहात की गई थी जिनको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात का नाम दिया गया, उनका निफाज किया गया था। तो सियासी निज़ाम जो बरसग़ीर का था, जो कि बरतानिया के अंडर था, अंग्रेज़ों के अंडर था उस वक्त, उसके अंदर जो है वो बतदरीज कह लें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तब्दीलियाँ होती, जो कि 1857 के जंग आज़ादी के बाद 1858 से शुरू हुई, और मुख्तलिफ़ अदवार में उन्होंने इस्लाहात करते गए, कोई ना कोई एक्ट जो है उसको नाफिज करते गए। तो बाकायदा तौर पर लेकिन मुकम्मल आइन जो है, मुकम्मल जो दस्तूर था, वो 1935 में एक जामे मुकम्मल तफसीली एक्ट जो है उसको नाफिज किया गया। इस एक्ट की तैयारी में बरसग़ीर के मुख्तलिफ़ जो सियासी लीडरान थे उन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि मुकामी लोगों के मशवरे के बगैर जब भी कोई आइन बनता है तो उसके लोगों की ज़रूरियात को देखा जाता है, लोगों की पसंद और नापसंद को देखा जाता है, वहाँ के लोगों के मज़ाहिब को देखा जाता है कि वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, उनका वो किस किस्म की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस वजह से उन लोगों के, मुकामी लोगों के मशवरों के साथ दस्तूर बनाने के लिए 1927 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया। यानी एक जो है अंग्रेज़ जिसका नाम साइमन था, उसकी सरबराही में कुछ लोग जो है हिंदुस्तान में आए और आकर उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। तो 1928 में फिर जो है वो नेहरू रिपोर्ट भी आ गई थी सामने। फिर 1929 में कायदे-आज़म के 14 नुकात भी पेश किए थे। उसमें कायदे-आज़म ने अपनी जो वो चाह रहे थे कि बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर मुसलमानों को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए थी, मुसलमानों के जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या थे, और वो अंग्रेज़ों से और हुकूमत से क्या चाहते थे कि मुसलमानों के जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले आ चुकी थी। नेहरू रिपोर्ट के अंदर वो हिंदुओं ने अपने जो है वो रिक्वायरमेंट को शो कर दिया था कि क्या क्या वो चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई 1930 में, 1931 में और 1932 में लंदन में बुलाई गई। ये गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली ये दस्तूर से रिलेटेड ही थी कि कैसे जो है वो बरसग़ीर पाक हिंद के लिए जो है कोई एक आइन बनाया जाए, एक दस्तूर बनाया जाए। और इन कॉन्फ्रेंसों में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की, और हुकूमत बरतानिया ने मुख्तलिफ़ मुज़ाकरात और कॉन्फ्रेंसों में पेश किए गए ख़यालात की रोशनी में ख़ुद एक एक्ट तरतीब दिया, जिसे 1935 का एक्ट कहा जाता है। अब इसकी अहम ख़ुसूसियात क्या थी? सबसे पहले तो इसमें था कि वफाकी तर्ज़ हुकूमत हो। वफाकी तर्ज़ हुकूमत से मुराद ये होती है कि एक्ट जो एक हुकूमत जो है वो 2 सतहों पे काम कर रही होती है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे हमारे यहाँ अभी पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, पाकिस्तान में आपको 2 ईवानी मुकन्ना नज़र आती है, 2 लेवल पे हुकूमत नज़र आती है। एक वफाकी हुकूमत
जो इस्लामाबाद में जिसका सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पे हमारे पीएम बैठते हैं, वहाँ पे जो काम होता है, और दूसरे हमारे सारे सूबों के अंदर जो सूबाई हुकूमतें हैं। तो इसी को वफाकी तर्ज़ हुकूमत कहा जाता है कि इसमें 2 लेवल पे काम होता है। इस एक्ट में बड़े सग़ीर के लिए वफाकी निज़ाम दिया और वफाक में सूबे और रियासतें शामिल की गईं। उसके बाद जो है रियासतों के नवाबों और राजाओं ने वफाक में शमूलियत से माजूरी ज़ाहिर कर दी, क्योंकि मरकज़ को काफ़ी इख्तियारात सौंप दिए गए थे। बेसिकली मुल्कों के अंदर होता है कि कुछ इख्तियारात जो हैं वो मरकज़ के पास होते हैं और कुछ इख्तियारात जो हैं वो सूबों के पास होते हैं। तो इन दोनों इख्तियारात में तवाज़न का होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तवाज़न बिगड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा इख्तियारात जो हैं वो वफाक के पास हो, तो सूबे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकते, सूबों के अंदर तरक्की का अमल नहीं हो सकता, मईशत इम्प्रूव नहीं हो सकती, लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो उसमें मुआशी तौर पे वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो इसी तरह अगर जो है वो सूबों को ज़्यादा इख्तियार दे दिया जाए, तो फिर वफाक की हुकूमत जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो अभी जैसे जो है वो ये 18वीं तरमीम के तहत शायद जो है सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, जिसका रोना जो है हमेशा पीपल पार्टी रोती रहती है। ये आपने अक्सर बिलावल भुट्टो को भी सुना होगा, और पीपल पार्टी के अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी उस तरमीम को हमने तरमीम की है, सूबों को हक दे दिए। तो उसमें उन्होंने सूबों को जो है वो बिला जवाज़ ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं, जिसकी वजह से सूबे अब कंट्रोल में नहीं आते। ख़ुसूसन सिंध की हालात को आप देख लें अगर, तो सिंध के अंदर वो अपनी मनमर्जी कर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ कर रहे होते हैं। उन्होंने ये तरमीम की ही इस वजह से थी ताकि अपनी मर्ज़ी से अपने सूबों के अंदर जो चाहें वो कर सकें। तो इस चीज़ ने जो है वो वफाकी हुकूमत के हाथ को वो बांध देती है। वफाकी हुकूमत बहुत सारे काम करना भी चाह रही होती है, लेकिन वो नहीं कर सकते। तो उस वक्त भी जो है वो 1935 के एक्ट के तहत जो है वो वफाकी तर्ज हुकूमत को इख्तियार किया गया। फिर इसमें इख्तियारात की तकसीम थी। बड़े सग़ीर में वफाक बनाया गया, तो इख्तियारात मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों में तकसीम कर दिए गए। एक्ट में इख्तियारात की 3 फ़हरिस्तें बनाई गई। अब 3 फ़हरिस्तें क्या थी? एक वफाकी उमूर की फ़हरिस्त। वफाकी उमूर की फ़हरिस्त से मुराद यानी जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें मेंशन की गई थी कि जो वफाक कर सकता है, वफाक के इख्तियार में आती है। फिर सूबाई उमूर की फ़हरिस्त, वो तमाम काम जो कि सूबों के अंदर किए जा सकते हैं। फिर मुश्तरका उमूर की फ़हरिस्त, फिर ऐसे उमूर भी थे जो कि वफाक और सूबे दोनों मिल के कर सकते थे, या दोनों को इस पे इख्तियार था, बरतरी दोनों उस पे काम कर सकते थे। लेकिन ऐसी सूरत में जब दोनों के पास किसी भी काम के करने का इख्तियार होता है, तो फिर अगर एट अ टाइम उस पर कानून साजी जो है वफाक भी करे और सूबा भी कर ले, तो फिर वफाकी जो होता है, जो मरकज़ में कानून बनता है, उसको फ़ौक़ियत दी जाती है। फिर इसमें 2 अमली थी। 2 अमली से मुराद ये है कि मुराद सूबाई महकमों को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों और गवर्नर के नामज़द नुमाइंदों में तकसीम करना। अवामी नुमाइंदों को दिए जाने वाले महकमे मुतल्लका महकमे यानी ट्रांसफ़र जो है मुतल्लका जो एक कह लें कि चेंज करते हैं, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट करते हैं, और नामज़द नुमाइंदों को दिए जाने वाले महकमे गैर मुतकला यानी रिज़र्व्ड सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। कि 2 जगहों पर काम होता है। सूबाई महकमों को अवाम के मुंतखब नुमाइंदे और गवर्नर की नामज़द नुमाइंदे जो है उसमें तकसीम किया जाता है। मसलन वफाक का एक नुमाइंदा जो है वो सूबे के अंदर मौजूद होता है। अब आप चारों सूबों के अंदर 4 गवर्नर्स मौजूद हैं। जब गवर्नर, एक तरफ वज़ीर आला मौजूद होता है और एक तरफ गवर्नर है। गवर्नर बेसिकली वफाकी हुकूमत का सूबे के अंदर नुमाइंदा होता है, जिसने जो सूबे के अंदर जो है वो कामों को वफाक की तरफ से देखना होता है। तो इस तरह से 2 अमली यानी 2 लेवल पे काम हो रहा होता है, एक सूबे के अंदर, एक वफाक में, और वफाक के नुमाइंदे सूबों के अंदर में मौजूद होते हैं, जो उनके अंडर काम आते हैं वो उसको देखते हैं। फिर 2 अमली का निज़ाम जो है 1919 एक्ट के की रूह से मरकज़ी और सूबाई दोनों सतहों पर ये मुतारफ़ करवाया गया था। 1935 के एक्ट के तहत 2 अमली का निज़ाम सूबाई सतह पर ख़त्म कर दिया गया। यानी पहले तो ये डबल काम होता था, लेकिन 1935 के एक्ट में इसको ख़त्म किया गया, जबकि हमारे यहाँ अभी भी ये पाकिस्तान में ये मौजूद है।
बताओ दो अमली वफाकी सतह पर कायम रखेगी। बाज़ महकमे बराह रास्त गवर्नर जनरल की तहवील में दिए गए और बाकी महकमे जो है वो मुंतखब वज़रा के हवाले किए गए। वज़रा अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से कानून साज असम्बली को जवाब दे थे। यानी वो क्योंकि 1935 के एक्ट में ये दो अमली का काम इसको ख़त्म कर दिया गया था, डबल काम को, तो जिसकी वजह से जितने नुमाइंदे थे वो अपनी कानून साज असम्बली को जवाब देते बजाय इसके कि वो गवर्नर को जवाब देते। फिर जी गवर्नर जनरल के इख्तियारात थे। वफाकी हुकूमत की सरबराही गवर्नर जनरल का रहा। उस वक़्त वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं था, ठीक है, क्योंकि असल इख्तियारात तो हुकूमत बरतानिया के पास थे, वहाँ से ऑर्डर्स आते थे। तो उन्होंने अपना नुमाइंदा जो है यहाँ बरे सग़ीर में जो लगाया उसको वो गवर्नर जनरल कहते थे, जिसे ताज बरतानिया की तरफ से नामज़द किया जाता था। गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक इंतज़ामी काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। एक काबीना भी बनाई गई जो मरकज़ी कानून साज असम्बली की निगरानी में काम करती थी। इंतज़ामी काउंसिल के अरकान अंग्रेज़ थे जो उन महकमों का निज़ाम चलाते थे जो एक्ट की रूह से गवर्नर जनरल की सवाबदीद पर रखे गए थे। दो अमली का निज़ाम बहुत पेचीदा था। गवर्नर जनरल को जो इख्तियारात मिले थे उनके हवाले से वो किसी काउंसिल, काबीना या मुकन्नना को जवाबदेह नहीं थे। अब ये पेचीदगी तो ज़ाहिर होती है जब आप कोई किसी शख्स को किसी के आगे जवाब देना बनाए तो वो तो फिर अपनी मर्ज़ी से काम करेगा ना, वो जो चाहेगा करेगा, जो चाहेगा नहीं करेगा, उसको कोई नहीं पूछ सकता। अब इख्तियारात कौन कौन से थे गवर्नर जनरल के पास? वफाकी हुकूमत की मालियाती हैसियत को महफूज रखना, यानी मालियात तो हमेशा ही जो है वो वफाक के हाथ में रहते हैं, क्योंकि अगर वो वफाक के हाथ में ना हो तो फिर सूबे आपस में जो है वो लड़ लड़ के मर जाएं और उनका ख़ात्मा हो जाए। तो इस वजह से हमेशा दिफा, करेंसी यानी मालियात, दिफा और जो फॉरेन अफेयर्स होता है, ये मेन तीन चीज़ें होती हैं जो कि वफाकी हुकूमत के हाथ में होती हैं। फिर रियासतों के हुक्मरानों का तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करना, यानी उनको सिक्योरिटी देना। फिर अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना कि मुल्क के अंदर जितनी भी अक़लियतें हैं, क्योंकि बरसग़ीर पाक व हिंद में दो तो मेन कौमें थी, एक हिंदू और एक मुसलमान, लेकिन उसके अलावा भी तो छोटी छोटी अक़लियतें मौजूद थी जिनमें सिख थे, पारसी थे, ईसाई थे और बहुत सारी जो हैं वो छोटी छोटी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कौमियतें मौजूद हैं। तो उन सब के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करना। फिर सिविल मुलाज़मतों जितनी भी मुलाज़मतें थी उससे वाबस्ता अफराद जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। बरतानिया की बरे सग़ीर से तिजारत को तरक्की देना और अंग्रेज़ ताजरों को सहूलत बहम पहुँचाना। गवर्नर जनरल को काबीना में रद्द बदल करने, दस्तूर को मुअत्तल करने, कानून साज असम्बली का इजलास तलब करने और उसे मुलतवी करने और ऑर्डिनेंस नाफिज करने के इख्तियारात हासिल थे। ऑर्डिनेंस उसको कहते हैं जो बेसिकली जब कानून साज असम्बली जो है उसका इजलास नहीं हो रहा होता तो कोई भी ख़ास काम फ़ौरन ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके तहत जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है, जिसके तहत जो है वो काम कर लिया जाता है, लेकिन उसको कानून का अगर हिस्सा बनाना है तो वो उसको असम्बली से पास करवाना पड़ता है। तो गवर्नर जनरल जो मुकन्ना के मंजूर करदा किसी मसवदे के हक़ से हवाले से हक़ के इस्तदराज रखता था, यानी उसको वो रद्द कर सकता था। उसकी मर्ज़ी है वो इसको मान सकता था, मर्ज़ी होती थी तो नहीं मान सकता। फिर वज़ीर उमूर हिंद का ओहदा जो है वो 1858 के एक्ट में मौजूद था। 1935 के एक्ट में इस ओहदे को बरकरार रखा गया, अलबत्ता इसके लिए काम करने वाली इंडियन कौंसिल को ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर बराए उमूर हिंद को कुछ मुशीरों की खिदमत हासिल रही। इन मुशीरों की तनख्वाह बरतानवी ख़जाने से अदा की जाती थी और आधे से ज़्यादा मुशीर ऐसे बरतानवी शहरी थे जो कम अज़ कम 10 साल तक इंडियन सिविल सर्विस में खिदमत अंजाम दे चुके थे, यानी जिनको इंडिया के बारे में, बरसग़ीर पाक व हिंद के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात थी, वो उन लोगों को इस असम्बली के इसके अंदर रखा गया। और ये मुशीर जितने होते थे इनके ओहदे की मियाद जो है वो 5 साल होती थी। फिर हम करते हैं जी बात वफाकी मुकन्नना की। बरसग़ीर के मरकज़ी मुकन्ना 2 ईवानी बनाई गई। गवर्नर जनरल मुकन्ना का सरबराह था। अभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 ईवानी मुकन्ना है, सेनेट और कौमी असम्बली।
अब जो है वो इनका जो कह लें कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो सरबराह होता है मुकन्ना का, लेकिन उस वक़्त जो है वो गवर्नर जनरल का ओहदा था। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट, इस काउंसिल के अरकान 260 थे, सूबों से 156 और रियासतों से 104 अरकान लिए गए। यानी उस वक़्त मुख्तलिफ रियासतें थी, रियासतें जैसे कश्मीर भी एक रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी, हमारी ये बहावलपुर रियासत थी जिसे नवाब सादिक थे उस वक़्त और पाकिस्तान के साथ मिल गई। इसी तरह बलूचिस्तान की बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे इलाके ऐसे थे। तो रियासतों में से 104 अरकान को लिया गया और जो सूबे थे वो 260 वहाँ से मेंबरान को लिए गए। हर रुकन की मियाद 3 साल थी और हर साल 1/3 अरकान रिटायर हो जाते तो नए 1/3 मुंतखब किए जाते। यानी अगर कह लें कि 300 लोग हैं, सपोज ये 360 कितने बन रहे हैं, तो सपोज आप फ़र्ज़ करें 300 लोग थे, तो उसमें से 100 जो है एक साल पहले साल रिटायर हो गए, नए 100 आ गए। उसके बाद अगले साल जो है, क्योंकि 3 साल की मुद्दत है, तो तीनों साल में 100 वो 1/3 करके रिटायर करके, ताकि वो सारे के सारे एकदम ना चले जाएं और नए आने वाले, क्योंकि एकदम से अगर नए लोगों को सिलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है तो वो उनको तो बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा, तो इसलिए 3 हिस्सों में डिवाइड करके करते थे ताकि जो है वो 2/3 मेजॉरिटी में लोग ऐसे मौजूद हो जिनको पता हो कि मुकन्ना कैसे चलाना है, काम कैसे करना है, और जो नए आने वाले हैं वो उतने अरसे के अंदर उन बाकी लोगों से सीख सकें। फिर आ जाती है जी वफाकी असम्बली, इसके कुल अरकान 375 थे, इनमें रियासतों से 125 और सूबों से 250 अरकान के लिए जाने का फ़ैसला हुआ। रियासतों के नुमाइंदे मुंतखब नहीं होते थे, उन्हें वालियान नामज़द करते। वालियान नामज़द करने से मुराद यानी जो वाली होते थे रियासतों के, वो उनको नामज़द करके अपने नुमाइंदों को भेजते थे। सूबों के अराकीन को आवाम के वोटों से चुना जाता था और रियासतों के वालियों ने वफाकी असम्बली में भी अपने नुमाइंदे ना भेजे। वफाकी असम्बली के मियाद 5 साल रखी गई। गवर्नर जनरल असम्बली को मनसूख करने का इख्तियार रखता था। दोनों ईवानों के मंजूर करदा मुसव्वदात गवर्नर जनरल की तौसीक के साथ कवानीन बन जाते थे। वो किसी मुसव्वदा को मुस्तरद करने का भी इख्तियार रखते थे। यानी वफाकी असम्बलियों के अंदर भी मेंबरान जो हैं वो रियासतों में से भी लिए जाते हैं और सूबों में से। तो रियासतों में से जो मेंबरान सिलेक्ट होते थे वो उनके वाली जो होते थे रियासत के, वो भेजते थे, उनकी मर्ज़ी होती थी वो भेज देते थे, नहीं मर्ज़ी होती थी तो नहीं भेजते थे।